बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंची और ये सीरीज भी पाकिस्तान अपने नाम करने में कामयाब हो गया है। 17 साल का तवील इंतजार किया फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट ने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बेस्ट तोहफा दिया। उन्हें दी बेस्ट बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली। पहला मैच पाकिस्तान जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान हारा, तीसरा फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया था और शायकीन जो हैं वो हाउसफुल। तीनों मैचेस में फैसलाबाद स्टेडियम जो था, इकबाल स्टेडियम, वो हाउसफुल था और पैसा वसूल इनिंग्स खेली गई दोनों टीम्स की जानिब से। लेकिन तीसरा मैच पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया। क्रेडिट गोज टू शाहीन शाह अफरीदी एंड हिज टीममेट, जिन्होंने पूरी मेहनत की। तीनों डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और शाहीन अफरीदी लकी इनफ कि वो टॉस भी जीतते रहे हैं, वो कप्तान बने और पहली सीरीज भी जीत गए। होम ग्राउंड में सीरीज, होम फैंस के सामने सीरीज जीती है। अब आगे बहुत सी ऐसी मुश्किलात आने वाली हैं जिसमें उनको सर करना जरूरी और अपने आप को साबित करना जरूरी है कि जनाब मैं ओडीआई का कप्तान बनाया गया हूं। तो ये वजूहात थी, इस वजह से सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने मेरे पे इन्हिसार किया है। नवंबर का महीना पैक जा रहा है क्रिकेट के हवाले से। अगर देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट जो है, अभी ओडीआई सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। अब इसके फौरी बाद कल से पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 3 मैचेस की ये सीरीज है। ओडीआई सीरीज ओडीआई फॉर्मेट में खेली जानी है, जिसका आगाज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से होगा और 11, 13 और 15 ये तीनों मैचेस पिंडी में खेले जाने। ये एक इम्तिहान शाहीन शाह अफरीदी के लिए। कुछ तब्दीली की गई है स्क्वाड्स में, जिसमें हमने देखा कि हसन नवाज को रिलीज कर दिया गया है। उनसे ये कहा गया कि आप जाके जनाब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इंप्रूव करना आपके लिए ज़रूरी है। मीनवाइल जो ट्राई नेशन सीरीज जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे है, उसका आगाज हो रहा है 19 नवंबर से। 15 नवंबर को ये आखिरी वनडे खत्म होगा, 19 नवंबर से उसका आगाज रावलपिंडी से होगा और ये जाएगा 29 नवंबर तक। तो इस तरह से नवंबर का पूरा महीना फुल ऑफ क्रिकेट है पाकिस्तान क्रिकेट, और ये तैयारियां हैं आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, इस सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। जी वालेकुम अहमद साहब, आखिरी ओडीआई जिसमें पाकिस्तान को पता था कि ये कंडीशंस हमें सूट कर रही हैं, हम ये दूसरे ओडीआई में हमारी अपनी कुछ गलतियां थी, लेकिन इसमें हमने गलतियों से सीखा, टीम में कुछ तब्दीलियां की। लेकिन वो तब्दीलियां जो हैं वो समझ से बालातर थी कि वसीम जूनियर ने दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्म किया, वो मैच ऑल दो हम हार गए, लेकिन हम तीसरे में हारिस राव को ले। इस तरह की कुछ तब्दीलियां सरप्राइजिंग रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर तीसरा ओडीआई देखा जाए तो पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली विद द बैट और विद द बॉल। देखें, सरप्राइजिंग तो शायद अब आपके लिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये काम काफी अरसे से हो रहा है। अगर आप ये बात जो कर रहे परफॉर्म करेगा उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वसीम जूनियर तो वापस आई हैं। आप ये देखें कि अबरार ने पहले मैच में 3 आउट किए थे और दूसरे मैच में वो टीम में नहीं थे, और फिर तीसरे मैच में दोबारा वापस आए, उन्होंने 4 आउट कर दिए। अबरार अहमद के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टैट में अगर आपके साथ शेयर करूं, अब चूंकि बात शुरू हो ही गई है, अबरार अहमद का डेब्यू 2024 में ओडीआई में उन्होंने डेब्यू किया। उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 12 वाइट बॉल सीरीज जो है वो खेली हैं, T20 और ओडीआई मिला के। इन 12 सीरीज में से, जिनमें से मोस्टली सीरीज 3 मैचेस की थी, अबरार को सिर्फ एक बांग्लादेश की सीरीज ऐसी है जिसमें वो लगातार 3 मैच खेले हैं। अच्छा। जो पाकिस्तान में हुई थी माइक हेसन की जो पहली सीरीज थी, सरमान अली आगा। अच्छा, मेरी बात सुने, पूरी दुनिया करे तो वो वर्कलोड मैनेजमेंट है, हम करें तो आप कहते हैं उनको बाहर कर देते हैं। स्पिनर्स के लिए कौन सा वर्कलोड मैनेजमेंट होता है? स्पिनर्स के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट तो कोई दुनिया नहीं करती। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें प्लेयर को बाहर करने के लिए ज़ाहिर जब बहाने नहीं मिलते तो फिर हम इस तरह एक्सक्यूज करते हैं कि अबरार जो है वो टेस्ट में भी, ओ भाई वो कौन सा कोई शेब अख्तर की तरह वो उधर बाउंड्री से भाग के आता है, वो स्पिन बॉलर है ना। उसने कभी खुद ये शिकायत की है कि मुझे मसल फटीग हो गई है या मुझे मसला है, मुझे टीम से ड्रॉप करें, ना उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड इस तरह का है कि उसको वर्कलोड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बल्कि समटाइम्स ऐसा प्लेयर होता है, प्लेयर की बॉडी जो होती है ना, उसकी बॉडी टाइप के हिसाब से कुछ प्लेयर होते हैं जिनकी बॉडी की ये डिमांड होती है कि उन्हें खिलाया जाए, उन्हें रेस्ट ना करवाया जाए। तो अबरार अहमद का तो कोई ऐसा केस बनता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि वसीम जूनियर का तो हम मातम यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, सुफियान मुकीम का क्या कसूर था? वो जिम्बाब्वे गया, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के लिए। वो साउथ अफ्रीका गया, उसने पहली बॉल विकेट ली, उसने 4 आउट कर दिया उस मैच में। उसके बाद से सुफियान मुकीम क्या परफॉर्मेंस निकाल के देखें। एक मैच है जिसमें उनकी बॉलिंग थोड़ी सी खराब थी, उसके अलावा कौन सा ऐसा मैच जिसमें आप ये कहें कि उनकी ऐसी परफॉर्मेंस थी कि उनको टीम से ड्रॉप कर दें? इंटरेस्टिंगली, इसको कोइंसिडेंट नहीं कहूंगा मैं, ये प्लान्ड है। शादाब खान ने भी दूसरी जानिब जो है वो रिहैब के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और आज अभी कुछ देर पहले जो है वो हमारे जो आकिब कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी उनकी फुटेज शेयर की है, जो हमारे रिपोर्टर हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं वो भी, उन्होंने भी शेयर की है उनकी जो रिहैब के बाद उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की है शादाब खान ने। एक तरफ शादाब खान की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में किसी भी स्पिनर को एस्टेब्लिश नहीं होने दिया जा रहा। क्या, किस बात की इंडिकेशन है, क्या इशारे हैं ये? इस्लामाबाद यूनाइटेड का ऑफ शूट बनाना है आपने पाकिस्तान की टीम को, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद की मिलजुल कर आपने एक टीम बनानी है, और उन 11 लड़कों में से कोई भी एक लड़का ऐसा जो आपकी उस
यस मैन की टीम में फिट नहीं होता है उसको आप एडजस्ट नहीं हो देंगे, वसीम जैन और अबरार अहमद। अच्छा, इसमें तो ये समझ आ गई कि सुफियान नकीम को भी एक साइडलाइन करा दिया गया, अबरार को भी बीच में कहीं, यानी कितना ही नाम है। आकिब जावेद गया था अभी न्यूजीलैंड, उसने खराब बॉलिंग की थी वहां पे, अपने बाकी बॉलर्स के स्टैट्स निकाल के देखे, उसके मुकाबले में स्टैट्स चाहिए ना आपको। हारिस रऊफ किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम से निकला और फिर वापस आ गया? यही हारिस रऊफ तो समझ नहीं आती। सर अभी हारिस रऊफ को इन्होंने भेजा है कायद आज़म ट्रॉफी में, डोमेस्टिक के लड़के ने उसको शॉटें मारी है ना वहां पे, उसके बाद मेरा ख्याल है हारिस रऊफ को खुद शर्म कर लेनी चाहिए थी। एक उसके पूरे स्पेल में, हारिस रऊफ के पूरे स्पेल में मुझे उंगलियों पर गिन कर दिखाएं कितनी बॉलें उन्होंने क्लोज द स्टंप आकर की। वो तो दूर दूर से खड़ा होकर बॉलें मारता है जिस तरह वो T20 बॉलें मारता है। बस इसी कारकर्दगी की बिना पर उन्हें वापस तीसरी ओडीआई में ले आए। और हारिस रऊफ की तो समझ आती है ना, जो हम कहते हैं कि ये नहीं पता चलता कि किस कारकर्दगी की बिना पर बाहर किया गया और कहां से अंदर लाया गया। तो बाहर करने का तो पता चल जाता है कि जो उनकी कारकर्दगी हमेशा किसी भी बड़े टूर्नामेंट के आखिरी क्रंच मूवमेंट्स पे जो सूरत हाल बनती है उसकी वजह से बाहर निकालते हैं, लेकिन वापस लाने का क्राइटेरिया समझ नहीं आता। अच्छा, एक मैं इंटरेस्टिंग बात और यहाँ से, अब आप स्टैट्स की बात करें ना, अब स्टैट्स का ही मामला देख लें। पाकिस्तान ने जो आखिरी मैच खेला है उसमें 72 रन की पार्टनरशिप की उनके ओपनर्स ने। बिल्कुल। शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल से विकेट नहीं ले पाए। वो शाहीन शाह अफरीदी जिनकी तारीफें होती हैं, पूरी दुनिया उनसे थर थर कांपती है कि ये नए बॉल से आउट करता है। अच्छा। 72 पर पहला ब्रेक थ्रू दिलाया सलमान अली आगा ने। उसके बाद लगातार 8 खिलाड़ी आउट किया स्पिनर्स ने, 4 अबरार ने किया, 2 नवाज ने किया और सलमान अली आगा ने। जब 8 आउट हो गए तो फिर शाहीन शाह अफरीदी बॉल लेकर आ गए और उन्होंने वहां पर आकर टेल एंडर स्काउट किया, 2 विकेटें। अब चलें, अच्छी बात है, उन्होंने आकर उनको वाइप आउट कर दिया, लेकिन बात यह है कि अब स्कोर कार्ड के ऊपर तो लिखा हुआ आएगा ना कि शाहीन ने भी 2 आउट किए हैं, जबकि शाहीन को तो आउट करने से टॉप के प्लेयर जो ऊपर खेलने आते हैं। और पाकिस्तान के तीनों मैच उठा के देख लें, प्रिटोरियस, डी कॉक, जी कौन लोग हैं आप कि अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कहते हैं अगर उस जगह पे शाहीन आ जाते तो फिर आपने कहना था कि जब स्पिनर्स आउट कर रहे हैं, स्पिनर को हेल्प मिल रही है, तो वहां शाहीन के आने का क्या काम था? अब जब शाहीन ने सारे उनसे आउट करा दिए, अब भी आपको मसला है कि नहीं, मुझे मसला इससे नहीं है, मुझे मसला ना उनके आउट करने से ना शाहीन के 2 आउट करने से। मुझे मसला उन लोगों से है जो बाद में ये कागज उठा कहते हैं कि भाई शाहीन ने भी 2 आउट किए हुए हैं। आप मुझे ये बताएं, हारिस रऊफ के जब स्टैट्स शेयर होते थे कि हारिस रऊफ ने बहुत आउट किए हैं, हारिस रऊफ की फर्स्ट 68 पीएसएल विकेट भी अगर आप निकालें ना, उसमें से 51 टेल एंडर्स हैं। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे दिल पे याद रख के बताएंगे, पाकिस्तानी जो टीम को ज्यादा खतरा ओपनर से होता है या टेल एंडर से होता है? अगर हिस्ट्री देखी जाए, आप बता दें। तो ये भी तो पाकिस्तानी टीम की शॉर्ट कमिंग है ना। ये भी तो हम ऊपर से आउट कर देते हैं। मैंने पहले ये बात की है कि अच्छी बात है कि उन्होंने आगे टेल वाइप आउट कर दिया, वो नहीं ज्यादा देर रुके। प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्टैट्स की बुनियाद पर टीम बनाते हैं, और ये स्टैट्स वाली बात हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सलमान आगा दोबारा अभी आएंगे T20 में, आप सुन लीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको ही बता रहा हूँ कि वो आके ये बात करेंगे। हालांकि 6 महीने हो गए सलमान अली आगा को, कोई नई बात करनी चाहिए, पाकिस्तानी टीम कप्तान है वो। माइक हैसन दोबारा आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आके फिर यही रट लगाएंगे हम तो स्टैट्स देखते हैं। तो स्टैट्स जो है ना, वो एक बहुत बड़ा धोखा है। स्टैट्स आर हाफ ट्रूथ, स्टैट्स कभी भी पूरी बात नहीं होते। अब पूरी बात यह है कि शाहीन अफरीदी ने 2 टेल एंडर आउट किए हैं। शाहीन अफरीदी के जो 19 विकेटें लास्ट पीएसएल में आई हैं, उसमें से निकाल के देखें 11 टेल एंडर हैं। शाहीन अफरीदी को नए बॉल से ब्रेक थ्रू देना था, वो ब्रेक थ्रू वो नहीं दिलवा रहे हैं। तीनों मैचेस में डी कॉक और प्रेटोरियस की पार्टनरशिप लगी है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज में। तो भाई मसला यह है कि आपकी जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज है ना, उन क्राइटेरियाज में ऐसी आपने लूप होल छोड़ी हुई है कि अपनी मर्जी का स्टैट्स आप ले आते हैं और जिस प्लेयर को आपने फिट करना उसको आप खिलाते हैं, जिसको निकालना फिर उसको निकाल देते हैं। हारिस रऊफ की बात हो रही है, पिंडी वाले स्क्वाड में हारिस हैं, ये जो भी हमने श्रीलंका जी हारिस रऊफ पिंडी में दोनों वाइट बॉल में स्क्वाड का हिस्सा है। जाहिर है हारिस रऊफ भी उस एक मोनोपोली का हिस्सा है ना, उस 11 में वो आते हैं जो कप्तान के गिर्द यस मैन करने के लिए। अब कप्तान आपका चूंकि एम्पावर्ड नहीं होता, कप्तान आपका कॉम्प्रोमाइज होता है, इसलिए कप्तान को टीम में 5, 6, 7 लोग, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूं बाय द वे, अगर आप कहें कि मैं बाबर आजम का बतौर बैट्समैन बहुत बड़ा फैन हूं, आपको पता है इस बात का, लेकिन मैं बाबर आजम की भी यहां बात कर रहा हूं। जब आप वीक कैप्टन होते हैं ना, जब आप एम्पावर्ड नहीं होते और वक्त के साथ साथ अपने आप को इंप्रूव नहीं करते, तो आपको अपने इर्द गिर्द 5, 6 ऐसे लोग चाहिए जो आपको एक तरह की, जिसे कहते हैं ना कि आपको वो एक ऐसी दुनिया तख्लीक करके देंगे जिसमें आपको ये लगे कि आपको बहुत बड़ी चीज है, आपको तोप चीज है। फिर आप नहीं चाहते कि वो 5, 6 लोग आपके गिर्द से जो है वो आगे पीछे हों। वो एक वर्चुअल वर्ल्ड जिसमें आप रह रहे हैं। बाबर के साथ भी ऐसे हुआ है, जब सब लोग कहते थे सोचना भी मना है। जी हाँ, एक दरमियान में कप्तान ऐसा आया था मोहम्मद रिजवान, जो ये कहता था कि मुझे मेरी मर्जी की टीम चाहिए, मैं वो लड़के खिलाऊंगा जो मेरी जरूरत है, उसको आपने चलने दिया। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा पाकिस्तानी बैटिंग की बात करते हैं।
कि फ़खर जमान जो हैं एक मैच में चलते हैं, अगले 3 मैच में फिर फ्लॉप होते हैं, तो क्या आया इनको आगे लेकर मैनेजमेंट सोचती है कि इनको फर्दर आगे साथ लेकर चलना है? उसके बाद बाबर आजम नो डाउट वो एक T20 लास्ट मैच, उसके बाद बाबर की फॉर्म जो है वो दोबारा से उस तरह से नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाबर से कि होम फैंस होम ग्राउंड में वो परफॉर्म करें उनके सामने। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और लास्ट ODI मैच पाकिस्तान ने जीता और सीरीज़ अपने नाम की, और हम उसी प्लेइंग 11 की डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि फ़खर जमान अहमद सही साहब, फ़खर जमान आए, पहला मैच अच्छा खेला, ठीक है, दूसरे मैच में अनफॉर्चुनेटली वो जिस तरह से आउट हुए, लेकिन तीसरा जिस तरह से आउट हुआ है वो क्लूलेस नजर आए। फ़खर को या तो बॉल ही बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, या फिर फ़खर को अब वाकई ज़रूरत है कि एक दफ़ा वापस जाना चाहिए डोमेस्टिक में, कि बॉल उनको आता हुआ नजर आना चाहिए कि ये बॉल इन स्विंग होना है या आउट स्विंग होना है, इस बेसिक्स पे दोबारा फ़खर को जाना पड़ेगा। व्हाट डू यू से? देखिए, मेरा ख्याल है फ़खर को बॉल अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा बॉल था जो उनको हुआ है। नांद्रे बर्जर ने इस पूरी सीरीज में अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट। फ़खर ने एक अच्छी बारी भी ली है इस सीरीज़ के पहले मैच में, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर जब वो सेट हो गया तो फिर उन्हें एक ऐसा शॉट मारा जिसकी वहाँ कतई ज़रूरत नहीं थी। तो लेकिन फ़खर जमान के बारे में ज़ाहिर है कि हम फ़खर को इस तरह ही खेलते हुए देखते हैं, इस तरह ही हम चाहते भी हैं। असल में हमें इस तरह के लोग ही पसंद होते हैं, इस तरह के हमें प्लेयर्स ही पसंद आते हैं कि जो पिच के ऊपर आएँ और मतलब हमारे पता नहीं मुझे अब ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, शाहिद आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आइडल में शुमार होते हैं, और शाहिद आफरीदी साहब की जिस बात को पसंद किया गया था वो ये थी कि वो ये परवाह नहीं करते थे कंडीशंस क्या है, सामने अपोजिशन क्या है, मैच कंडीशन, उनका अपना एक अंदाज था। उस अंदाज से उन्हें पाकिस्तान को मैचेस जितवाए भी हैं, पाकिस्तान के चंद बड़े ऑलराउंडर में उनका शुमार होता है। फ़खर जमान की भी यही कैफियत है। फ़खर जमान भी जब वो अपने फ्लो में आते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कंडीशंस क्या हैं, सामने बॉलर कौन है, बस जो उनके जो फ्लो में जो वो खेलते जाते हैं उसमें उनके रन आते हैं। इस मैच में अनफॉर्चुनेटली उनको बॉल बहुत अच्छा हुआ, और ये बॉल जो है वो इस काबिल था कि इसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू होता, लेकिन अगेन फ़खर जमान अब उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं रहे जिस तरह से वो पहले थे, खास तौर पर T20 क्रिकेट के अंदर। ODI क्रिकेट में साइम अयूब के फॉर्म में आने की वजह से उनकी जो शॉर्ट कमिंग है फ़खर जमान की वो हमें शायद नज़र नहीं आती हैं। एक दो अच्छे स्टैंड उन्हें दिए हैं साइम के साथ मिलकर, लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जहां पर वाकई ये कंसर्निंग है कि फ़खर जमान जो वाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंटली रन करते थे, अब वो ओकेजनल इनिंग्स उसमें भी खेलना शुरू हो गए हैं। तो फ़खर जमान को भी सोचना पड़ेगा। फ़खर जमान के जो कोचिंग स्टाफ में, अब अगेन जब हम कोचिंग स्टाफ की बात करेंगे तो फिर हमें खुद ये सोचकर इसका जवाब नहीं मिलता है कि जो लोग कोचिंग स्टाफ में बैठे हुए हैं इनमें कौन इतना कैपेबल है कि जो फ़खर जमान और बाबर आजम जैसे प्लेयर्स को ये बताया कि आपकी बैटिंग में क्या फ्लॉज हैं। तो फ़खर जमान को डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, फ़खर जमान को अपनी पुरानी जो इनिंग्स हैं उनको निकाल कर देखना पड़ेगा, उनके कुछ टेक्निक्स के अगर इशू हैं तो उनको मुझे नहीं पता कि कौन सा ऐसा कोच है ड्रेसिंग रूम में। इमरान फरहत पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं, माइक हसन पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, आकिब जावेद साहब जो है पाकिस्तान टीम के कट्टा धरता है, उनका भी बैटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो न जाने कौन है जो इस कोचिंग स्टाफ में ऐसा तीसमार खान है जो लाखों तनख्वाह भी ले रहा है, लेकिन उससे इन दोनों बैटर्स की हम इसलिए बात करेंगे इनके पास एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा है। आप ये अंदाजा लगाएं कि नए लड़कों के साथ क्या होता होगा जिनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिनको यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है कि उन्हें ग्रूम किया जाए, ब्रिंगिंग की जाए, उनकी टेक्निकल जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो कौन ठीक करेगा। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट साइम अयूब। इसने अपना रजिस्टर्ड करवा रही है अगली 10 सीरीज़, क्योंकि जिस तरह की साइम अयूब की परफॉर्मेंस, ऑल्दो ये भी कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन बॉलिंग में थोड़ी सी हेल्प दे देते हैं। लास्ट मैच में 77 रन की इनिंग्स खेली और अब तो इम्पॉसिबल है कि इनको बाहर करना, और करना चाहिए भी नहीं है। इनको अब लंबा लेके चलना चाहिए, इनको मजीद इंप्रूव करना चाहिए। बाबर आजम का क्या फ्यूचर देख रहे हैं अब एट दिस स्टेज? ऑल्दो वो बहुत क्रिकेट खेल के आगे, उसको बताने की जरूरत नहीं क्या फ्यूचर है, लेकिन अब क्योंकि अब 8 महीने के गैप के बाद आए, वाइट बॉल में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन बेहतर है, बेहतर कह सकते हैं। देखिए, बाबर आजम को अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलनी तो उन्हें चाहिए कि काउंटी का सीजन खेलें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बाबर आजम को इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि अपनी जो पुरानी वीडियोज़ हैं, जो 2016 में उनका डेब्यू हुआ, उस वक्त से लेकर 2021-22 तक जब वो नंबर 1 रहे, बाबर आजम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि उन पुरानी वीडियोज़ को निकाल कर देखें और कुछ देर के लिए इस इन्वायरमेंट से बाहर हों, क्योंकि बाबर आजम का इशू टेक्निक से ज़्यादा उनका साइकोलॉजिकल जो अपब्रिंगिंग का मसला है ना, वो उनको ज़्यादा हॉन्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बाबर आजम को कैंप्स की बजाय मैचेस खेलने पड़ेंगे। बाबर आजम को अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये लगता है कि वो उनके स्टेटस को मैच नहीं करती है, वो ज़ाहिर है बड़े हो गए हैं, बड़े वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बन गए हैं, तो फिर काउंटी का सीजन खेलें। काउंटी का सीजन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अगले साल इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज भी खेलनी है, लेकिन अगेन सबसे ज़्यादा जरूरत यह है कि बाबर आजम को अपनी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, किस स्टांस के ऊपर वो खड़े होते थे, उनके जो रिफ्लेक्सेस थे वो क्या होते थे, किस बॉलर के अगेंस्ट, खास तौर पर जो 2 इनिंग्स में आपको यहां पर याद कराऊंगा।
एक इनिंग जो उन्होंने डेल स्टेन के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में ही खेली थी, उसमें 50+ रन उन्होंने कोई स्कोर किए, 3-4 चौके भी उन्होंने एक ओवर में लगाए थे डेल स्टेन को। डेल स्टेन उस मैच में 150+ बॉलिंग कर रहे थे। वो मैच मैं उनको मतलब चाहता हूं कि बाबर आजम को दिखाया जाए। उसके अलावा स्टार्को ने ऑस्ट्रेलिया में एक स्पेल खेला था, उसमें आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा बाबर आजम के अब के स्टांस में, जब उनको पावर हिटर बनाने की कोशिश की जा रही है और उस वक्त जब वो ट्रू क्रिकेट खेलते थे। बाबर आजम जब भी रन्स करेंगे वो अपनी उसी ट्रू क्रिकेट से करेंगे। बाबर आजम इस उम्र में आकर हार्ड हिटर। लेकिन माइक एसन कहते हैं कि हमें बाबर की परफॉर्मेंस से यार माइक एसन तो ये भी कहते थे कि स्पिनर का हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं, ये बात तो चले इनकी मानने वाली है ना। उन्होंने कहा कि जनाब हमें ये कोई मसला नहीं है, बाबर फॉर्म में है नहीं है, लेकिन बाबर को एटलीस्ट अपने आप पे फोकस करना, क्योंकि तीसरा रन लेते हुए जिस तरह से वो रन आउट हुए हैं, उसके बाद आप ही कहते हैं कि डाइव बाबर ने अपने पूरी करियर में नहीं की। तो इस तरह की जो फिटनेस मसाइल है इस पर तो बाबर का अपना इख्तियार है ना, ये तो बाबर खुद इंप्रूव कर सकते हैं। अब फिजिकली उस तरह से फिट नहीं रहे, एथलीट आप उन्हें कह नहीं सकते, और इस तरह की सूरत हाल है, क्रिकेट वाकई तेज हो गई है। तो फिर अब मैनेजमेंट क्या करे? बाबर का एक ऑरा तो है, फैंस चाहते तो हैं, लेकिन बाबर मेरा ख्याल खुद नहीं चाहते। हुजूर बात यह है कि बाबर आजम को इस मेंटल जोन में कौन लेकर आया कि 1.93 के रिक्वायर्ड रेट में आपको यहां भागकर 3 रन भी लेने हैं जहां आपको 2 रन सुकून से मिल रहे हैं। बाबर आजम को इस मेंटल जोन में तो आप ही लाए हैं। आपने आगे हट लगाई थी ना कि स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें। स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने के साथ साथ आपको कोई एडिशनल काम करना पड़ेगा टीम में, क्योंकि आपको वो बंदा पसंद नहीं है जो स्पेशलिस्ट हो। साइम अयूब स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर आया था, अब वो मुकम्मल बॉलर बन चुका है। चले पाकिस्तानी टीम का इससे फायदा ही हो, जब तक फायदा होता रहेगा उस वक्त तक ये लोग सपोर्ट करेंगे। जब ये फ्लॉप होना शुरू होगा, अनटिल अनलेस के वो मंजूर नजर न रहे साइम अयूब, वही हाल होगा जो हसन नवाज साथ हुआ है। भाई बात यह है कि बाबर आजम को इस मेंटल जोन में कौन लेकर आया है कि आपका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, आपको कम बॉलें खेल के ज्यादा रन बनाने हैं उसका। और वो बनाता भी था बाबर आजम, लेकिन उसका अपना एक स्टाइल था, उसका अपना एक पैटर्न था इसको अचीव करने का। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट का इशू आपको तो तब नजर आया ना जब उसने 5-7 मैच खेले हों। बाबर आजम उन प्लेयर्स में से है जिन्होंने 120, 130 ऑड के स्ट्राइक रेट के साथ 40 की एवरेज भी मेंटेन रखी है T20 क्रिकेट में। और पाकिस्तान का T20 क्रिकेट में क्या हाल हुआ है एशिया कप में, आए दिन आपका कोलैप्स होता था, इसलिए कि बाबर आजम टीम का हिस्सा नहीं था। प्रॉब्लम यह है कि जिस माइंडसेट में आप उसे ले आई है ना, बाबर आजम का स्किल सेट उस माइंडसेट को अकॉम्प्लिश नहीं करता है। और इस उम्र में जब वो 30 ऑड का हो गया है, उसने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल ली है। बाय द वे वो पाकिस्तान के उन 5 प्लेयर में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 15,000 से ज्यादा रन बना लिए हैं तीनों फॉर्मेट्स में। 31 सेंचुरीज हैं उनके अक्रॉस फॉर्मेट्स। अब इस उम्र में आकर आप बाबर आजम को उसकी गेम से हटाकर उसके अंदर कोई और चीज डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो वो तो नहीं होगा, लेकिन आप उसकी जो एक्चुअल गेम थी वो भी उससे छीन लेंगे। और मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे ये खौफ आ रहा है कि अगर ये सिलसिला 2-3 महीने इस तरह जारी रहा और बाबर ने इस एनवायरनमेंट से निकल कर कोई और काम करने की कोशिश ना की, तो हो सकता है कि हम बाबर आजम को खो दें। ठीक है जी, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह कोई बेहतरी की जानिब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए, कल जो 3 ओडीआई मैचेस का आगाज़ हो रहा है रावलपिंडी की कंडीशन, अहमद सईद साहब आप कहते हैं कि अब वो रिवायती पिंडी का विकेट नहीं रहा, अब यहाँ पर थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है, ठीक है ना। अब ये वो फ्लैट सरफेस नहीं रहा कि यहाँ पे आए और जनाब हाई स्कोरिंग मैच होगी, यहाँ पे आप प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर क्रिकेट खेलने के लिए आप समझते हैं कि ये जो अब स्क्वाड में एक आधी 2-3 तब्दीलियाँ की गई हैं ये, और प्लेइंग 11 यहाँ क्या हो सकती है? क्या पिंडी में हमें फास्ट बॉलर के साथ जाना पड़ेगा कल, या स्पिनर्स के लिए है? वो तो ऑन डे विकेट देख के पता चलेगा, बट रिसेंट पास में देखा जाए तो क्या इसका रिकॉर्ड है? देखिए रिकॉर्ड तो ये है कि आखिरी हमने यहाँ टेस्ट मैच खेला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और वो टेस्ट मैच हम हार गए थे। उस टेस्ट मैच में भी आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम में पेसर ऐड किए थे और हमने स्पिनर ऐड किए थे। यानी उन्होंने जो बाहर से आए थे उन्होंने पिच हमारे से बेहतर रीड कर ली और वो विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो गए थे, जबकि हम वो नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें एक तो पिच नहीं पढ़नी आती, दूसरा हमें 11 पूरी करते वक्त ये भी ख्याल रखना होता है कि मंजूर नजर कौन है। आपने ये जो बात की है कि पिंडी की पिच जो है वो तब्दील, लास्ट जो हमने टेस्ट सीरीज देखी थी बांग्लादेश वाली, उसमें जो 2 टेस्ट मैच हुए थे, गो के वहां पर भी एक यूं कह लीजिए जैसे फट्टा विकेट कहा जाता है आम इस्तिलाह में, वो बैटिंग विकेट थी, पाकिस्तान वहां भी टेस्ट मैच हार गया था। तो बात यह है कि कंडीशन बैटिंग हो या बॉलिंग हो, आपका स्किल सेट उसको अकॉम्प्लिश करेगा तो ही रिजल्ट आएंगे। बैटिंग पिच भी अगर मिल जाए तो वहां पर भी बैटिंग तो करनी है ना, बैटिंग करनी आती होगी तो बैटिंग होगी ना। लंबी बैटिंग करना एक आदत है, इनिंग्स को बिल्ड करना ये एक आदत है, पार्टनरशिप्स लगाना ये एक आदत है, और ये आदतें उस वक्त डेवलप होती हैं जब आप लंबी क्रिकेट खेल कर आए होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि टेम्परामेंट डेवलप हुए हैं 20 ओवर के हिसाब से।
20 ओवर के हिसाब से जिन प्लेयर के टेम्परामेंट डेवलप हुए हैं उन्हीं को आप टी20 भी खिला रहे हैं, उन्हीं को आप ओडीआई भी खिला रहे हैं, और आप चाहते हैं कि टेस्ट भी उसी तरह हो, क्योंकि आपने इमामुल हक को जो टीम से ड्रॉप करने का क्राइटेरिया बताया था वो यही था कि उसका इंटेंट नहीं है, उसका स्ट्राइक रेट नहीं है, ये आपने बातें सुनी थी टी20 क्रिकेट से। तो सामने कोई भी ऑपोजिशन हो, श्रीलंका हो, साउथ अफ्रीका हो, कंडीशंस को समझने की जरूरत है। कंडीशंस को समझे बगैर आप ना टीम बना सकते हैं, ना ही आप ये बता सकते हैं कि हमने फास्ट बॉलर के साथ जाना है या स्पिनर के साथ जाना है। लेट्स सी जी, कल जो है विकेट सही तरह से पाते हैं कि नहीं। कल पहला मैच दोपहर 2:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज है। ये सीरीज तो अपने नाम कर ली, श्रीलंका वाली सीरीज भी अगर अपने नाम कर ले तो शाहीन साहब टीवी जो है वो काबिल तरीन कप्तान समझे जाएंगे कि जनाब उनको अपनी टीम भी उनके हिसाब से मिल गई, कंडीशन भी मिल गई, लेकिन ऑपोजिशन जो है उस पर सवालिया निशान रहेगा। क्या ये ABC क्लास टीम है या फिर उनकी बेहतर है? श्रीलंका की टीम जो है वो अपने स्पिन डिपार्टमेंट को अगर देखा जाए तो तगड़ी समझ जाती है। लेट्स सी क्या बनता है। फोटो सेशन तो हो गया उनका ट्रॉफी के साथ। ये ट्रॉफी किसके पास जाएगी, श्रीलंका या पाकिस्तान? कल के मैच से आगाज होगा, उससे पता चलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।